नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ने से पहले हमें भाज्य और अभाज्य संख्याओं का पता होना चाहिए। तो भाज्य संख्या तो होती है वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्याएं होती है। और अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके दो ही गुणनखंड, और वो दो गुणनखंड एक तो एक होगा और दूसरा स्वयं वही संख्या होगी। तो अभाज्य संख्या तो वे संख्याएं होती हैं जिनके दो ही गुणनखंड हो। तो भाज्य संख्या होती है वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, जैसे 4, 6, 9, 10, 12। और अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके दो ही गुणनखंड, और दो गुणनखंड कौन से, एक तो a दूसरा स्वयं वही संख्या हो। तो अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब बात करेंगे हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यह कहते हैं कि कोई भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है वो क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अद्वितीय होता है। जैसे हमने संख्या ली 6 क्या है, भाज्य संख्या है। 6 क्या है, भाज्य संख्या है। इसको हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में व्यक्त करेंगे। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3। क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3। तो 2 और 3 दोनों क्या है, अभाज्य संख्याएं। कौन सी, अभाज्य संख्याएं। इसी प्रकार संख्या हमने ली 8, संख्या है 8 जो कि एक भाज्य संख्या है। इस भाज्य संख्या को अब हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। 8 को जो कि एक भाज्य संख्या थी इसको हमने लिखा अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में 2 गुणा 2 गुणा 2। अब जो ये गुणनखंड होता है वो क्या होता है, अद्वितीय होता है। कहने का मतलब 6 का जो गुणनखंड है वो 2 गुणा 3 होता है, इसके अलावा इसका और कोई गुणनखंड नहीं होता है। इसी प्रकार 8 का जो गुणनखंड है वो 2 गुणा 2 गुणा 2 ही होगा, इसके अलावा इसका और कोई गुणनखंड नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब जो गुणनखंड होगा वह अद्वितीय होता है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या होता है, HCF होता है। कोई भी 2 या 2 से अधिक संख्याएं हैं उनका HCF उन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात HCF कहलाती है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 12 तथा 16 का HCF ज्ञात करना है। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। तो 2 गुणा 2 को लिखते हैं 2 की घात 3 गुणा 3। तो 12 के जो अभाज्य गुणनखंड लिखे वो हमने लिखे अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका के आधार पर। इसी प्रकार 16 के गुणनखंड लिखेंगे। 16 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 2 गुणा 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। 2 की घात कितनी हो गई, 4। अब क्या करना है, इन दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इन दोनों में जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, कौन सा अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ है, तो 2 है। कौन सा, 2। इस 2 की हमें न्यूनतम घात ही HCF होगी। तो इसका जो 12 HCF होगा 12 और 16 का वो कितना आ जाएगा, 2 की घात 2 अर्थात 4। अतः इन दोनों का जो HCF है वो कितना है, 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो 12 तथा 21 का HCF, 15 तथा 21 का HCF। तो सबसे पहले तो अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेयिका थी उसके आधार पर इनके क्या करेंगे, जो भाज्य संख्याएं दी गई थी इनको हम किसमें लिखेंगे, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। तो 15 भाज्य संख्या है तो इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया। तो 15 को लिखेंगे 3 गुणा 5। इसी प्रकार 21 को लिखेंगे 3 गुणा 7।
अब HCF क्या होता है, जो अभाज्य गुणनखंड है उनमें उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है 3, तो 3 की सबसे छोटी घात कितनी है, 1। तो 3 की सबसे छोटी घात है 1, तो HCF हो गया 15 और 21 का HCF हो गया 3 की घात 1 अर्थात 3। एग्जाम्पल तीसरा देखो, 36 तथा 30 का HCF। तो सबसे पहले तो इन्हें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो 36 को लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 3 3 गुणा 3। अब 30 को लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5। अब क्या करना है, जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है उनकी छोटी घात का उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2। कौन कौन से, 2। तो सबसे पहले तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, इसको तो लिख देंगे 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, और ये 2 गुणा 3 गुणा 5, ये रहेगा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इनमें उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो एक तो है 2, दूसरा है 3। अब क्या करना है, जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है उनकी न्यूनतम घात का गुणनफल लेना है। तो 2 की न्यूनतम घात कितनी है, 1। 2 की न्यूनतम घात कितनी है, 1। और जो दूसरा उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है वह है 3, उसकी न्यूनतम घात है 1, उसकी भी यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1, तो उसकी न्यूनतम घात कितनी है, 1। तो इनका क्या करना है, गुणनफल करना है। क्या करना है, गुणनफल करना है। तो कितना आ जाएगा, 2 गुणा 3 बराबर 6। ये क्या आ गया, HCF आ गया 36 तथा 30 का कितना आ गया, 6। क्या करना है HCF में, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है वो है 2 और 3। इन 2 और 3 की न्यूनतम घात का क्या करना है, गुणन करना है। तो 2 की न्यूनतम घात कितनी है, 1 गुणा 3 की न्यूनतम घात है 1, इनको क्या कर दिया, गुणा। तो गुणा करने पर हमें मिला 6। तो 36 और 30 का HCF मिल गया हमें 6। LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समावर्ती। तो सबसे बात करते हैं कि LCM क्या होता है। कोई भी 2 या 2 से अधिक संख्याएं हैं उनके अभाज्य गुणनखंड में, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल क्या होता है, HCF होता है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का LCM उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। अब हम ज्ञात करेंगे 12 तथा 16 का LCM। 12 तथा 16 का क्या ज्ञात करेंगे, LCM ज्ञात करेंगे। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, इसको लिखेंगे 2 की घात 2 गुणा 3। 16 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, अर्थात इसको लिखेंगे, लिख सकते हैं 2 की घात 4। अब जो LCM होता है वो होता है प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड है 2 और 3। यहाँ पर 12 और 16 के अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन सी संख्याएं हैं, 2 और 3 अभाज्य संख्याएं। तो 2 की जो सबसे बड़ी घात है वो तो कितनी है, 4। 2 की सबसे बड़ी घात है 4, और 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 1। इनका क्या करना है, गुणनफल करना है। इनका क्या करना है, गुणनफल करना है। 2 की घात 4 तो हो गया 16 गुणा 3, तो 12 तथा 16 का जो LCM हो गया 48। कितना हो गया, 48। नेक्स्ट है 15 तथा 21 का LCM ज्ञात करेंगे। 15 तथा 21 का LCM। तो सबसे पहले 15 के क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड है 3 गुणा 5, और 21 के अभाज्य गुणनखंड है 3 गुणा 7। अब क्या करना है, जो 15 और 21 के जो अभाज्य संख्याएं इनमें गुणनखंड में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, एक तो है 3, एक है 5 और एक 7। 3, 5 और 7 इसमें अभाज्य संख्याएं हैं। अब क्या करेंगे,
इन तीनों की जो अभाज्य संख्याओं है उनकी सबसे बड़ी घात का क्या लेंगे, गुणनफल लेंगे। तो 3 की सबसे बड़ी घात है 1, उसके बाद 5 की सबसे बड़ी घात है 1 और 7 की सबसे बड़ी घात है 1। क्या करेंगे, इनका गुणनफल करेंगे। तो 3 गुणा 5 गुणा 7 तो हो गया 3 गुणा 35, ये हो जाएगा 5 हासिल की 1 9 1 10 105। तो 15 और 21 का एलसीएम हो गया 15 21 का एलसीएम हो गया 105। नेक्स्ट उदाहरण है 36 तथा 30 का एलसीएम। तो सबसे पहले तो इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 36 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। उसके बाद 30 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 5। अब क्या करेंगे, इनमें जो अभाज्य गुणनखंड है, इन अभाज्य गुणनखंडों में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। एक तो है 2, एक है 3, एक है 5। तो सबसे पहले तो इनको इस प्रकार लिखेंगे, इसको तो लिख दिया 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 और ऐसा कैसे रहेगा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो क्या करेंगे, जो इसमें जो अभाज्य गुणनखंड है, तो अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन सी अभाज्य संख्या आ रही है 2 3 और 5। तो 2 3 5 की अधिकतम घात का क्या करना है, गुणनफल करना है। तो 2 की अधिकतम घात तो है 2 की अधिकतम घात है 2, 3 की अधिकतम घात है 2 और 5 की अधिकतम घात है 1। इनका क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। तो 2 की अधिकतम घात कितनी होगी, 2 की घात 2 मतलब 4 गुणा 3 का मतलब हो गया 9, 3 का स्क्वायर हो गया 9 इंटू 5। तो ये हो गया 36 गुणा 5। 36 गुणा 5, 36 को 5 से गुणा किया तो आ जाएगा 0 हासिल की 3 5 3 15 और 3 18 180। तो एलसीएम आ गया 36 और 30 का एलसीएम आ गया 180। क्या करना है एलसीएम में, सबसे पहले तो दी गई संख्याओं का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उनमें हमें यह देखना है कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। यह देखना है कि इन अभाज्य गुणनखंडों में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद उन अभाज्य संख्याओं की अधिकतम घात का क्या लेना है, गुणनफल लेना है। वही उन संख्याओं का एलसीएम होगा। एग्जाम्पल 5 को समझने से पहले हम उन संख्याओं के बारे में समझेंगे जिनका इकाई का अंक हो 0। जैसे संख्या है 10 का इकाई का अंक क्या है 0। उसी प्रकार संख्या है 20 का भी इकाई का अंक क्या है 0। 30 40 50 ये सभी संख्याएं 10 20 30 40 50 इनमें इकाई का अंक क्या है 0 है। क्या है 0। तो हम 10 के अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या लिख सकते हैं। 10 के जो अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन सी संख्या आएंगी, 2 गुणा 5। कौन सी संख्या है 2 गुणा 5। इसी प्रकार 20 की बात करें तो 2 गुणा 5। 20 के अभाज्य गुणनखंड लिखे 2 गुणा 5। 30 के अभाज्य गुणनखंड लिखे हमने 2 गुणा 3 गुणा 5। इसी प्रकार 40 के अभाज्य गुणनखंड 50 के अभाज्य गुणनखंड। इन गुणनखंडों को हम देखने से देखो यह पता चल रहा है कि जो भी इनमें जो इकाई का अंक है 0 है, उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 तथा 5 आ रही है। क्या आ रही है 2 तथा 5 आ रही है। कहने का मतलब 2 तथा 5 से ये संख्याएं क्या है विभाजित हैं। अब बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 की। एग्जाम्पल नंबर 5 दिया कि संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जहां n क्या है प्राकृत संख्या है। तो जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो। कहने का मतलब n का मान ज्ञात करना है जिसके लिए 4 की जो घात n है
वो क्या हो, शून्य पर समाप्त हो, अर्थात इकाई का अंक क्या हो, शून्य हो। इकाई का अंक क्या हो, शून्य हो। अब इकाई का अंक शून्य होने के लिए हमें पता है कि उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 अभाज्य संख्याएं उपस्थित होनी चाहिए। तो हल देखो इसका, यदि किसी n के लिए संख्या 4 की घात n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 2 तथा 5 से क्या होगी, विभाज्य होगी, अर्थात उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 तथा 5 उपस्थित होगी। अर्थात 4 की घात n में अभाज्य गुणनखंड, 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 तथा 5 आनी चाहिए। अब जो अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय थी वो कहती थी कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में व्यक्त किया जा सकता है। अब जो 4 की घात n है वो क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या। अगर इस 4 की घात n का मतलब है, 4 की घात n का मतलब है कि 4 को n बार, 4 को 4 से n बार गुणा किया गया है। देखो 4 की घात n का मतलब है 4 गुणा 4 गुणा 4, कितनी बार, n बार। कितनी बार गुणा किया, n बार। तो 4 क्या है, देखो 4 भाज्य संख्या है, 4 क्या है, भाज्य संख्या है। तो 4 गुणा 4 भी क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार 4 गुणा 4 गुणा 4 वो भी क्या होगी, एक भाज्य संख्या। अब 4 को n बार गुणा किया गया तो वो भी क्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी। अब क्या करेंगे हम, जो 4 की घात n है वह भाज्य संख्या, इसको क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। और जो गणित की जो आधारभूत प्रमेय का, अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय का थी उस वह थी कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल में व्यक्त किया जा सकता है और जो उसका गुणनखंड होगा वह अद्वितीय होगा, अर्थात उसके अलावा उस संख्या का कोई गुणनखंड नहीं होगा। तो हमने क्या किया, 4 की घात n का क्या किया, गुणनखंड किया गया। तो 4 की घात n का गुणनखंड हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 की घात n। 4 की घात n का गुणनखंड हो गया 2 गुणा 2 की घात n। देखो अब हमने जो देखा था कि जो यह 4 की घात n शून्य पर कब समाप्त होगी, जब इसमें गुणनखंड में क्या हो, 2 तथा 5 हो। क्या हो, अभाज्य संख्याएं 2 तथा 5 हो। लेकिन इसमें तो अभाज्य संख्या 5 उपस्थित ही नहीं है, इसमें अभाज्य संख्या 5 उपस्थित नहीं है। इसका मतलब यह जो संख्या होगी वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। लेकिन 4 की घात n के गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 नहीं है, केवल 2 ही अभाज्य संख्या उपस्थित है। अतः n का ऐसा कोई भी मान नहीं होगा जिसके लिए 4 की घात n क्या हो, शून्य पर समाप्त हो। यह शून्य पर कब समाप्त होगी, जब इसके अभाज्य जो गुणनखंड है उनमें अभाज्य संख्या 2 तथा 5 उपस्थित हो। लेकिन 4 की घात n में अभाज्य संख्या 5 उपस्थित नहीं है। क्या नहीं है, 5 उपस्थित नहीं है। इसलिए n का ऐसा कोई भी मान नहीं होगा जिसके लिए इसका जो इकाई का अंक हो या यह जो संख्या समाप्त हो उस अंक वह अंक क्या हो, शून्य हो। ऐसा कोई n का मान उपस्थित नहीं है। एग्जाम्पल 6 में 2 संख्याएं दी गई हैं 6 और 20। एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें 2 संख्याएं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो जो संख्याएं 6 और 20 दी गई है इनका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो इनका जो भाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 2 गुणा 3। 20 का होगा 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 5। तो सबसे पहले बात करेंगे एचसीएफ की, 6 और 20 के एचसीएफ की। तो एचसीएफ होता है, तो इसको पहले इन गुणनखंड को इस प्रकार रोल करेंगे। इसको तो लिखेंगे 2 गुणा 3 और इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3। अब बात करते हैं एचसीएफ 6 और 20 के एचसीएफ की। तो एचसीएफ होता है
जो अभाज्य गुणनखंड है उनमें उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात का गुणनफल। तो यहाँ पर सबसे बात करते हैं, तो जो कौन सी जो अभाज्य संख्या उभयनिष्ठ है, 2। कौन सी अभाज्य संख्या उभयनिष्ठ है, 2। तो 2 की न्यूनतम घात कितनी है, 2। 2 की न्यूनतम घात कितनी, 1। 2 की न्यूनतम घात है 1। 2 की न्यूनतम घात कितनी, 1। और कौन सी अभाज्य संख्या उभयनिष्ठ है, और इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, केवल 2 ही उभयनिष्ठ है। तो 2 की क्या लेंगे, न्यूनतम घात। 2 की न्यूनतम घात कितनी है, 1। तो 2 की न्यूनतम घात 1 अर्थात 2। तो इसका एचसीएफ आ गया 2। अब बात करेंगे एलसीएम की। किसकी बात करेंगे, एलसीएम की, 6 और 20 के एलसीएम की। तो एलसीएम होता है जो भी अभाज्य गुणनखंड है उनमें प्रत्येक अभाज्य संख्या का जो अधिकतम घात है, प्रत्येक अभाज्य संख्या की जो अधिकतम घात है उनका गुणनफल लेना है। तो इसमें कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, 2 है, 3 है और 5 है। इसमें 3 अभाज्य संख्याएं हैं, 2, 3 और 5। अब क्या करेंगे, ये जो अभाज्य संख्याएं हैं इनकी अधिकतम घात का क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे, और वही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा। तो 2 की अधिकतम घात कितनी, 2। 2 की अधिकतम घात कितनी, 2। 3 की अधिकतम घात कितनी, 1। 3 की अधिकतम घात कितनी, 1। और 5 की अधिकतम घात कितनी, 1। 5 की अधिकतम घात कितनी है, 1। इनका क्या करेंगे, गुणनफल। इनका क्या करेंगे, गुणनफल। और ये गुणनफल ही क्या होगा, 6 और 20 का एलसीएम होगा। तो इनको गुणा किया, 4 गुणा 3 गुणा 5, 5 का 20 गुणा 3 60, कितना हो गया, 60। तो 6 और 20 का एलसीएम हो गया 60। कोई भी दो संख्या और उनके एचसीएफ और एलसीएम में एक संबंध होता है, वो संबंध होता है कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के एचसीएम और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक संख्या ए तथा बी के लिए एचसीएफ ए बी का एचसीएफ गुणा ए बी का एलसीएम किसके बराबर होगा, ए गुणा बी के लिए। यह केवल दो संख्याओं के लिए ही लागू होगा, 2 से अधिक संख्याओं के लिए सत्य नहीं होगा। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में यह पूछा गया कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो इसको 96 के अभाज्य गुणनखंड देखो, 2 का भाग गया 4 8, फिर 2 का भाग गया 2 4, फिर 2 का भाग जाएगा 12, फिर 2 का भाग जाएगा 6 जाएगा, 2 का भाग गया 3 और 3। तो 3 के 96 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। 2 तो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 4 5। अब ज्ञात करेंगे 404 के अभाज्य गुणनखंड। तो 404 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2, तो 200 2 आ जाएगा, फिर 2 का भाग जाएगा तो 101, इसमें 101 का भाग जाएगा तो आ जाएगा 1। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड हो गए वो हो गए 2 गुणा 2 गुणा 101। तो 404 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 101। अब 96 के अभाज्य गुणनखंड को हमने लिख दिया 2 की घात 5 गुणा 3, 2 की घात 5 गुणा 3। और 404 के अभाज्य गुणनखंड को लिख दिया 2 की घात 2 गुणा 101। 404 के अभाज्य गुणनखंड को लिख दिया 2 की घात 2 गुणा 101। अब ज्ञात करेंगे हम एचसीएफ। इन दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ होता है जो उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या है उसकी न्यूनतम घात का गुणनफल। तो उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या केवल यहाँ पर 2 है, और 2 की जो न्यूनतम घात है वो भी 2 है। 2 की न्यूनतम घात कितनी है, 2। तो ये आ गया इसका एचसीएफ कितना आ गया, 4। इसका एचसीएफ कितना आ गया, 4।
अब क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करेंगे इस फॉर्मूले की सहायता से। तो 96 और 404 का HCF गुणा एलसीएम 96 और 404 का उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। दोनों संख्याएं कौन कौन सी यहाँ पर, 96 और 404। तो 96 गुणा 404। अब हमने यहाँ पर HCF तो ज्ञात कर लिया, वो है 4। तो HCF की जगह तो 4 रख देंगे। तो 4 गुणा एलसीएम 96 404 का और 96 गुणा 404, 96 गुणा 404। अब क्या करेंगे, 4 का दोनों तरफ भाग देंगे। तो इस तरफ से तो 4 कट जाएगा और इस तरफ 4 भाग में आ गया। तो हम लिखेंगे एलसीएम 96 और 404 का बराबर 96 गुणा 404 बटे 4। क्या आ गया, दोनों तरफ 4 का भाग दिया तो इस तरफ से तो 4 कट जाएगा और इस तरफ भाग में 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड किया तो ये आ गया 101। अब 96 को 101 से गुणा किया तो आ जाएगा 96 96 9,496। तो इसका एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया 96 और 404 का एलसीएम आ गया 9,496। तो हमने क्या किया, तो हमने जो सबसे पहले तो क्या 96 और 404 का क्या किया, अभाज्य गुणनखंड किया। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद HCF याद किया। HCF होता है उभयनिष्ठ अभाज्य जो संख्या है उनकी न्यूनतम घात का गुणनफल। तो यहाँ पर केवल 2 ही अभाज्य संख्या है जो उभयनिष्ठ है, तो 2 की जो न्यूनतम घात है वो भी 2 है। तो HCF तो हो गया 4। अब ज्ञात किया हमने एलसीएम। एलसीएम ज्ञात किया इस फॉर्मूले की सहायता से। यह फॉर्मूला क्या है, इन दोनों संख्याओं का HCF गुणा इन दोनों संख्याओं का एलसीएम बराबर किसके होगा, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के। तो हमने लिख दिया HCF 96 और 404 का, 96 और 404 का एलसीएम बराबर 96 गुणा 404। अब HCF तो हमने ज्ञात किया था वो है 4, तो 4 रख दिया, 4 गुणा एलसीएम और बराबर 96 गुणा 404 के। दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दिया तो हमें एलसीएम मिल गया 96 96 अर्थात 9,496। एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में हमें 3 संख्याएं दी गई है, 6, 72 और 120। इनका हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। तो इनका क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले 6 और 72 और 120 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड तो हो जाएगा 2 गुणा 3। 72 का ज्ञात करेंगे तो 72 का, तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग गया 36 बार, फिर 2 का भाग दिया 18 आ गया, फिर 2 का भाग दिया 9 आ गया, फिर भाग देंगे 3 का, 3 आ जाएगा और 3 1 आ गया। तो जो 72 का जो अभाज्य गुणनखंड मिला वो मिला हमें 2 गुणा 2, तो कितनी बार है 3 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 3 है 3 बार। उसके बाद 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे, तो 120 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा सबसे पहले सबसे छोटी भाज्य संख्या का भाग देंगे तो 2 में 120 में 2 का भाग दिया तो आ जाएगा 60। उसके बाद इस संख्या में भी सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है, 2 का भाग देंगे, कितनी बार गया 30 आ गया, फिर 2 का भाग जा सकता है तो कितनी बार 15 आ गया। अब जाएगा 2 का भाग नहीं जाएगा तो 2 से बड़ी भाज्य संख्या है 3, तो 3 का भाग देंगे तो 15 में 3 का भाग जा रहा है तो क्या करेंगे इसमें 3 का भाग देंगे, कितनी बार गया 5 बार। अब 3 का भाग 5 में नहीं जाएगा तो 3 से बड़ी अभाज्य संख्या है 5, अब 5 का भाग देंगे, 5 का भाग दिया तो कितना आ गया 1। तो 120 को लिखेंगे 2 द्वारा 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। हमने 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए। अब क्या करेंगे, इनका HCF और LCM ज्ञात करना है। तो 72 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2, और 120 को लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5, और ये हमारा 2 गुणा 3 है ये। अब ज्ञात करेंगे HCF 6, 72 और 120 का। तो HCF क्या होता है,
जो भी उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या है उसकी न्यूनतम घात का गुणनफल। तो यहाँ पर जो कौन 2 और 3 अभाज्य संख्या जो इनमें उभयनिष्ठ है, तीनों में 2 और 3 अभाज्य संख्या जो उभयनिष्ठ है। अब क्या करेंगे, इनकी न्यूनतम घात का क्या करेंगे, गुणनफल। तो 2 की न्यूनतम घात तो कितनी है 1, 2 की न्यूनतम घात कितनी है 1 और 3 की न्यूनतम घात है 1। इनका क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। कितना आ गया 6। तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम तो आ गया 6। अब ज्ञात करेंगे एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करेंगे 6, 72 और 120 का। तो एलसीएम होता है प्रत्येक अभाज्य संख्या की अधिकतम घात का गुणनफल। प्रत्येक अभाज्य संख्या की अधिकतम घात का गुणनफल। तो कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, 2, 3 और 5। कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आ रही है इसमें, 2, 3 और 5। अब क्या करेंगे, इन जो अभाज्य संख्या हैं इनकी अधिकतम घात का क्या करेंगे, गुणनफल। तो सबसे पहले देखो कि 2 की अधिकतम घात कितनी है 3, 2 की अधिकतम घात है 3। उसके बाद 3 की अधिकतम घात है 2, 3 की अधिकतम घात कितनी है 2 और 5 की अधिकतम घात है 1। इनका क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। तो इनको गुणा किया तो 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, 3 की घात 2 का मतलब है 9 गुणा 5, 8 5 से 40 और 40 और 9 36, 360। कितना गया 360। तो एलसीएम तो मिल गया हमें 360 और एचसीएफ मिल गया 6। प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें टोटल 5 संख्याएं दी गई है, इनको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो पहली संख्या 140, क्या है, पहली संख्या है 140। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं पहले। 140 तो कब भाग दिया, इसमें देखो अभाज्य संख्या थी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इस प्रकार। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, 2 का इसमें भाग जाएगा। देखो इसका इकाई का अंक है 0, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। कितनी बार गया, 70 बार। फिर इसमें इकाई का अंक है 0, इसका मतलब अभाज्य संख्या 2 का इसमें भाग चला जाएगा। 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 35। अब देखो 35 में 2 का भाग नहीं जाता। 2 के बाद की अभाज्य संख्या है 3, 3 का भाग जाएगा क्या, इन दोनों अंकों का योग है 8, 8 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब 35 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। 3 के बाद में अभाज्य संख्या है 5, 5 का इसमें भाग चला जाएगा। 5 का भाग दिया, कितनी बार गया, 7 बार, 7 बार। अब 7 में 5 हम जो अभाज्य संख्या 2, 3, 5 तक आ गए। अब 5 का इसमें भाग नहीं जाएगा, तो 5 के बाद अगली जो अभाज्य संख्या वो है 7, तो 7 का इसमें भाग गया, कितनी बार, 1 बार। तो 140 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 का। 2 को तो लिख देंगे 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। ये हमने 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। अब जो दूसरी संख्या वो है 156। दूसरी संख्या 156 को भी हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो दूसरी संख्या 156, इसके अभाज्य गुणनखंड याद करते हैं। तो 2 का भाग दिया 2 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 7 और 8, 78 बार। फिर से 2 का भाग दिया तो 3 और 9। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या है 3, 3 का भाग चला जाएगा 1, 3। अब 13 का भाग दिया 1 आ गया। तो 156 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो 156 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। अब नेक्स्ट संख्या है 3825। अब इस संख्या को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे।
3825। तो पहले तो इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे 38 25। तो इकाई का अंक क्या है 5, इकाई का अंक 5 है तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद 3 का, तो इनके अंकों का योग करेंगे 8 तो 10, 10 और 8 18, 18 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग दिया 1, 8 में दिया 2, बच गया 2, 22, तो 22 में गया 7 बार, बच गया 1, 15, 15 में गया 5 बार। अब देखें इसका इकाई का अंक क्या है 5, तो 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, देखो 2 और 1, 3 तो ये होगी 3 7, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 4 2 1 बच गया 15, 5 3 15। अब इस संख्या के अंकों का योग क्या है 7 और 4 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो 3 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है 5, तो 5 का इसमें भाग चला जाएगा क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है 5। तो 5 का भाग दिया, तो 5 का भाग गया 8 पंजे 40, बच गया 2, 25, कितनी बार गया 85 बार। इसके बाद इसमें फिर से 5 का भाग चला जाएगा, 5 का भाग दिया तो 1, शेषफल बच गया 3, 35, 35 में 5 का भाग गया 7 बार, 7 पंजे 35, कितना आ गया 17, 17 में कौन सी अभाज्य संख्या का भाग जाएगा, तो वो है 17 ही। तो हमने 3825 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। इसको क्या लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। इस प्रकार हमने 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। अब नेक्स्ट संख्या है 5005। 5005। तो सबसे पहले तो इसके भाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे 5005, इकाई का अंक 5, इसका मतलब 2 का भाग नहीं जाएगा। नेक्स्ट अभाज्य संख्या है 3, तो इसके अंकों का योग है 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। नेक्स्ट अभाज्य संख्या है 5, तो इसका इकाई का अंक है 5, इसका मतलब इसमें 5 का भाग चला जाएगा। तो 5 का भाग दिया तो आ जाएगा 1001। अब इसमें इकाई का अंक आ गया 1, अतः अब इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट अभाज्य संख्या है 7, तो 7 का भाग जा रहा है कि देखो 7 एकम 7, कितना बच गया 3, 30, 7 चौक 28, कितने बार गया 4 बार, 7 चौक 28, बच गया 2, 2 और 1 21, 21 में भाग जाएगा 7 का 3 बार, इसका मतलब इस संख्या में 7 का भाग जा रहा है। तो 7 का भाग गया तो कितनी बार आ गया 143। अब इसमें 7 का भाग जा रहा है, देखो 7 में 14, बच गया 3, 3 में 7 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब इस संख्या में 7 का भाग नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट अभाज्य संख्या हमारी 11। नेक्स्ट अभाज्य संख्या कौन सी 11, 11 का भाग देंगे तो 11 एकम 11, शेषफल बच गया 3, 3 और 3 33, 33 में 11 का भाग जाएगा 3 बार, तो 11 का भाग दिया तो 1 बार, शेषफल बचा 3 और 1 ये 3, कितने हो गए 33, 33 में 11 का भाग गया 3 बार। अब इसमें 13 ही अभाज्य संख्या का भाग जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो 5005 को हम लिखेंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो 5005 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। नेक्स्ट है 5वां, जो आपके लिए होमवर्क है, 5वें को आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM के बराबर है। तो पहली संख्या है 26 और 91। सबसे पहले तो इसका HCF और LCM ज्ञात करेंगे,
उसके बाद देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF गुणा LCM के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। तो पहला है 26 और 91, तो 26 और 91 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 26 का गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग दिया, कितना आ गया 13। तो आ गया 2 गुणा 13। इसी प्रकार 91 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो आ जाएगा 7 गुणा 13, 13 सत्ते 91, 13 और 7 दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। तो HCF तो कितना होगा, पहले तो HCF 26 और 91 का, उसके बाद LCM, पहले तो HCF याद करेंगे और उसके बाद LCM। तो HCF तो क्या होता है, जो उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या है उसकी न्यूनतम घात का गुणनफल। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या केवल 13 की न्यूनतम घात का क्या गुणनफल, तो 13 की न्यूनतम घात है 1, तो आ जाएगा 13। उसके बाद बात करते हैं LCM की। तो LCM क्या होता है, प्रत्येक अभाज्य संख्या की जो अधिकतम घात है उनका गुणनफल। तो यहाँ पर अभाज्य संख्याएं हैं 2, 13 और 7, यहाँ पर 3 अभाज्य संख्याएं 2, 7 और 13, इनकी जो अधिकतम घात है उनका गुणनफल। तो 2 की अधिकतम घात है 2 की अधिकतम घात है 1, तो 2 की अधिकतम घात कितनी 1। उसके बाद 7 की अधिकतम घात है 1, 7 की अधिकतम घात कितनी है 1। उसके बाद 13 की अधिकतम घात कितनी 1, 13 की अधिकतम घात कितनी 1। इनका क्या करना है, गुणनफल करना है, तो इनको गुणा करेंगे। तो 2 गुणा 13 सत्ते 91 होता है, तो 2 9 2 18, कितना आ गया 182। अब ज्ञात करेंगे कि इन संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCM गुणा LCM के बराबर है या नहीं। तो संख्याएं हैं 26 और 91, तो सबसे पहले 26 को और 91 को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 26 गुणा 91, 26 आ गया, 9 छकी 54, हासिल की 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, 6 6 3 2। तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आया वो है 23 66। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आया, 26 गुणा 91 बराबर आ गया 2366। अब हम ज्ञात करेंगे जो LCM गुणा HCM। LCM को क्या करेंगे, HCM से गुणा करेंगे। तो 182 को गुणा किया 13 से, 182 गुणा 13, 3 दूनी 6, 8 3 24, 24 का 4 हासिल की 2, 3 एकम 3 और 2 5, गुणा 2 8 1, 6 6 8 और 5 13, हासिल की 1 1 2, 23 66। इन दोनों को गुणा किया तो भी आ रहा है 23 66, और HCF गुणा LCM भी कितना आ रहा है 23 66। अतः जो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो HCF गुणा LCM के बराबर होगा। नेक्स्ट है 510 और 92। नेक्स्ट है 510 और 92 का। पहले तो ज्ञात करेंगे हम HCF, उसके बाद LCM, और फिर इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे। उसके बाद दोनों LCM और HCF को गुणा करके हम देखेंगे कि जो दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो LCM और HCF के गुणनफल के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो पहले तो 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 510, 2 का भाग दिया 2 बार गया, एक शेष पर 1 5 बार गया, फिर शेष पर 1 10 5। तो इसमें अब जाएगा 5 का भाग, 2 का भाग नहीं जाएगा, इकाई 5 है। अब देखो 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। 5 5 10 2 12, 12 में 3 का भाग जाएगा, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग दिया 8 3 24, 8 बार गया, शेष फल बच गया 1 1 और 5 15, 15 में कितनी बार गया 5 बार। अब देखो 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। 8 और 5 13, 13 में 3 का भाग नहीं, 13 में 3 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो 3 के बाद जो नेक्स्ट अभाज्य संख्या वो है 5, 5 का भाग चला जाएगा क्योंकि इसके इकाई क्या है 5। तो 5 का भाग दिया 1 और 7, अब जाएगा 17 का भाग 1 बार। तो 510 को तो लिखा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब 92 के अभाज्य गुणनखंड याद करेंगे।
92 के भाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 का भाग जाएगा, कितनी बार गया 4 और 6, 46 बार। अब 46 में कुछ 2 का भाग दिया, कितना आ जाएगा 23। अब 23 में कितने का भाग जाएगा, केवल 23 का ही, 1 आ गया। तो 92 के जो भाज्य गुणनखंड मिले 2 गुणा 2 गुणा 23, 2 गुणा 2 गुणा 23। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणा 23। तो सबसे पहले तो ज्ञात करेंगे HCF। HCF ज्ञात करेंगे। तो HCF क्या होता है, जो भी उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या है उसकी न्यूनतम घात लेनी है। तो यहाँ पर जो उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या है वो केवल 2 है, और 2 की जो न्यूनतम घात है वो भी कितनी 1। तो इसका जो HCF हो जाएगा वो आ जाएगा 2। अब ज्ञात करेंगे LCM। LCM ज्ञात करेंगे। तो LCM क्या होता है, जो प्रत्येक अभाज्य संख्या की अधिकतम घात का गुणनफल। तो यहाँ पर अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, 2 है, एक तो 2 है, 3 है, 5 है, 17 है और 23 है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि 2 की अधिकतम घात कितनी है, 2 की अधिकतम घात कितनी है 2 की अधिकतम घात कितनी 2। उसके बाद 3 की अधिकतम घात कितनी 1, 3 की अधिकतम घात कितनी 1। उसके बाद 5 की अधिकतम घात कितनी है 1, 5 की अधिकतम घात कितनी 1। उसके बाद 17 की अधिकतम घात कितनी 1, और 23 की अधिकतम घात कितनी 1। इनका क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे, इनको क्या करेंगे गुणा, और वो क्या होगा इसका LCM। तो 2 की घात 2 का मतलब हो गया 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। अब इनको गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 20 गुणा 3 60। इन तीनों का तो गुणनफल आ गया 60 गुणा 17 गुणा 23। तो अब क्या, अब 60 को गुणा करेंगे 17 से, 7 से 42 हासिल की 4, और 6 और 4 10, यह आ जाएगा 10 20। अब इसको 23 से गुणा करेंगे, 10 20 को 23 से गुणा किया तो आ जाएगा 10 20 गुणा 23 0। 23 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 46 23। तो इसका जो LCM तो आ जाएगा 23,460। LCM तो कितना आया, LCM तो मिल गया हमें 2, सॉरी HCF तो मिल गया, HCF तो मिला 2 और LCM हमें मिला 23,460। अब क्या करना है, अब हमें इन दोनों संख्याओं के गुणनफल को ज्ञात करेंगे, उसके बाद HCF और LCM के गुणनफल को ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि दोनों बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले तो दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे। तो दोनों संख्याएं हैं 510 गुणा 92, इनका क्या करेंगे गुणनफल। तो गुणा किया तो 0 2 10, 9 से गुणा किया 0 9 45, 0 आ गया 2 9 6 4, 46,920। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें मिला 46,920। अब क्या करेंगे HCF गुणा LCM। तो HCF तो कितना है 2, LCM में 23,460। तो 23,460 को गुणा करेंगे किसे, HCF कितना 2 से इसको गुणा करेंगे, 2 से गुणा किया तो 0 2 12 को हासिल की 1 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4, कितना आ रहा है 46,920। इसका मतलब जो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वह HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आ रहा है। अब देख नेक्स्ट है तीसरा, देखो 336 और 54, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको करना है और कमेंट में बताना है। तीन 336 और 54 का LCM और HCF आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, और यह भी बताना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM के बराबर है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें HCF और LCM ज्ञात करना है।
तो पहला है 12, 15, 21 का हमें HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 12 के तो हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 अर्थात 2 की घात 2 गुणा 3। 15 के हो जाएंगे 3 गुणा 5। 15 के कितने हो जाएंगे 3 गुणा 5। 21 के 3 गुणा 7। 3 गुणा 7। अब हम ज्ञात करेंगे सबसे पहले HCF। 12, 15, 21 का HCF। HCF क्या होता है उभयनिष्ठ, जो उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या है उसकी न्यूनतम घात का गुणनफल। तो यहाँ पर केवल 3 ही अभाज्य संख्या जो क्या उभयनिष्ठ है। 3 की न्यूनतम घात कितनी 1, इसका HCF तो कितना हो गया 3। अब ज्ञात करेंगे LCM। 12, 15, 21। 12, 15, 21 का क्या ज्ञात करेंगे LCM। तो LCM होता है प्रत्येक अभाज्य संख्या की अधिकतम घात का गुणनफल। तो 2 की अधिकतम घात कितनी है 2। 2 की अधिकतम घात कितनी है 2 गुणा 3 की अधिकतम घात कितनी है 1। 3 की अधिकतम घात है 1। उसके बाद 5 और 7 की अधिकतम घात 1 है। तो इसको क्या करेंगे गुणा। तो गुणा किया तो 2 की घात 2 का मतलब है 4 गुणा 5 3 15 गुणा 7। 15 चौके 60। 60 गुणा 7। 7 से 42 420। तो LCM आ गया इसका 420। अब है क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो 17, 23, 29 इसका क्या ज्ञात करना है हमें LCM और HCF। तो 17 को क्या लिख सकते हैं 1 गुणा 17। 23 को क्या लिख सकते हैं 1 गुणा 23 और 29 को लिखेंगे 1 गुणा 29। कॉमन क्या आ रहा है 1। HCF तो हो जाएगा 1। LCM तो कितना हो जाएगा 1। बात करें LCM की तो LCM हो जाएगा प्रत्येक अभाज्य संख्या का गुणनफल। तो 17 गुणा 23 गुणा 29 ये इसका क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। तो 8, 9 और 25। 8 को किस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 अर्थात 2 की घात 3। 9 को क्या लिख सकते हैं 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 अर्थात 3 की घात 2। 3 की घात 2। 25 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 5 यानी कि 5 की घात 2। 5 की घात 2। और हम जानते हैं कि प्रत्येक संख्या के गुणा में क्या होता है 1 होता है। हम लिख सकते हैं 5 2 इसके भी गुणा में 1 इसके गुणा में 1, क्योंकि कोई भी संख्या उसको 1 से गुणा करने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो HCF तो कितना आ जाएगा इनमें कॉमन क्या आ रहा है उभयनिष्ठ क्या है 1। तो HCF तो आ जाएगा 1। और LCM की बात करें तो LCM आ जाएगा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। ये इसका क्या आ जाएगा LCM आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में HCF दिया गया दो संख्याओं का 306 और 657 का कितना है 9। 306 और 657 का HCF दिया गया है 9। LCM में ज्ञात करना है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है HCF गुणा LCM के। HCF गुणा LCM किसके बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के। दोनों संख्या क्या है 306 और एक है 657 इनका गुणनफल 657। अब हमें HCF तो दिया गया है HCF कितना 9 गुणा LCM बराबर 306 गुणा 657। अब 9 का क्या करेंगे भाग देंगे तो LCM बराबर 306 गुणा 657 गुणा 9 भाग दिया इसमें 9 एकम 9 और 9 3 27 3 6 36 हो गया 9 चौक 36 कितनी बार गया 34 बार। अब क्या करेंगे 34 को गुणा करेंगे 657 से। 657 को गुणा किया 34 से 7 28 हासिल की 2
5 जो 20, 20 2 22 को तुक्का हासिल की 2, 6 24, 24 और 2 26 गुणा 3 से गुणा किया 21 हासिल की 2, 3 को 5 से गुणा किया 15, 15 और 2 17, 17 का 7 हासिल की 1, 3 को गुणा किया 6 से 18, 18 1 19, 8 3 13, 10 और 2 12 को 2 हासिल की 1 और 1 1 2, कितना आ गया 22 338। तो एलसीएम तो आ गया इसका 22 338। एलसीएम कितना आया 22,338। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया गया कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी। इस क्वेश्चन की जो भाषा है वो एग्जाम्पल में है, उसी के अनुसार होगी। यहाँ पर मैं इसको समझा देता हूँ। संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होने का मतलब है कि 6 की घात n क्या हो, इसका इकाई का अंक क्या हो 0 हो, इकाई का अंक 0 हो, इकाई का अंक क्या हो 0 हो। तो इसको समझने के लिए हम पहले समझेंगे कि जो जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0 उनको लेंगे, जैसे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50, ये जो सभी संख्याएं हैं इनमें इकाई का अंक 0 है। अब क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणा 5, 20 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणा 5, 30 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5, 40 का हो गया 2 गुणा 5, और 50 का हो जाएगा 2 गुणा 5 गुणा 5। इन संख्याओं के अंक इकाई का अंक 0 है, या कह सकते हैं कि ये 10, 20, 30, 40, 50 ये संख्याएं 0 पर, इसका जो इकाई का अंक या 0 पर, या कह सकते हैं जो अंक है वो 0 पर क्या होता है समाप्त हो रही है, या इकाई का अंक क्या है 0 है। तो 10 को हमने अभाज्य गुणनखंड से लिखा 2 गुणा 5, 20 को लिखा 2 गुणा 5, 30 को लिखा 2 गुणा 3 गुणा 5, 40 को लिखा 2 गुणा 5, 50 को लिखा 2 गुणा 5 गुणा 5। इन सभी संख्याओं में हमें देखने को मिल रहा है कि इन सभी संख्याओं में 2 गुणा 5 आ रहा है, 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, अर्थात इनके जो गुणनखंड है उनमें जो उभयनिष्ठ संख्या मिल रही है वो है 2 गुणा 5। इन अंकों में जो इकाई का अंक 0 है उनमें उभयनिष्ठ संख्या क्या मिल रही है 2 गुणा 5। तो हम कह सकते हैं कि वे संख्या ही 0 पर समाप्त होगी या इकाई का अंक 0 होगा जिनके अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 तथा 5 हो। अब हम ज्ञात करेंगे कि 6 की घात n इसके अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन सी संख्याएं हैं। अगर इसके अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 और 5 मिल जाएगी तो यह संख्या क्या होगी, इसका इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। फिर उसके लिए n का मान ज्ञात करेंगे। n का जो घात n है उसका क्या काम है, देखो हमने लगाई 10 की घात 2, 10 की घात 2, तो 2 क्या करेगा 0 को बढ़ा देगा, क्या करेगा 0 को बढ़ा देगा, इसमें कितनी 0 आ जाएगी 2 0 आ जाएगी। इसी प्रकार 20 का हमने किया 2 स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा 400, क्या कर रहा है जी 0 को बढ़ा रहा है। घात 3 की 3 क्या करेगा 0 को और बढ़ा देगा, तो 10 की घात 3 की कितना आ जाएगा 1000, कितने शून्य आ गए 3। तो जो ये जो घात का क्या काम है, ये क्या कर रहा है 0 को बढ़ा रहा है। लेकिन हम देखें कि अगर इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है तो यह संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा यह नहीं होगी। तो सबसे पहले यह काम करेंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है। 6 की घात n के क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखो 6 के गुणनखंड क्या होते हैं 2 गुणा 3, क्या होंगे 2 गुणा 3। 6 की घात 2 के गुणनखंड कितने होंगे, 6 की घात 2 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, अर्थात 2 गुणा 3 की घात 2। इसी प्रकार 6 की घात n के गुणनखंड हो जाएंगे
6 की घात n के गुणनखंड हो जाएगी 2 गुणा 3 की घात n। इसका मतलब है 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, n बार क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 गुणा 3 की घात n का मतलब है कि 2 गुणा 3 को n बार मल्टीप्लाई करना है। तो हमने देखा कि जो अभाज्य इसके गुणनखंड है इनमें केवल संख्या 2 और 3 ही मिल रही है। इसके अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 और 3 ही मिल रही है, लेकिन इसका यह शून्य पर कब समाप्त होगी, जब इसके अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 और 5 का अस्तित्व हो। इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या हो, 2 और 5 का अस्तित्व हो, तभी यह संख्या क्या होगी, शून्य पर समाप्त होगी। लेकिन इसमें क्या है, अभाज्य संख्या 5 नहीं है, इसका मतलब यह शून्य पर समाप्त नहीं होगी। इसमें अभाज्य संख्या 5 नहीं है, इसलिए यह शून्य पर समाप्त नहीं होगी। साथ ही जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि इसका जो गुणनखंड होगा वह क्या होगा, अद्वितीय होगा, अर्थात इसके अलावा इसका और कोई गुणनखंड नहीं होगा, और कोई गुणनखंड नहीं होगा। और इसके गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा, इसलिए हम कह देंगे कि यह शून्य पर समाप्त नहीं होगी, या इसका जो इकाई का अंक है वो शून्य नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 संख्याएं दी गई है, उनको हमें भाज्य संख्याएं बताना है। इनको भाज्य संख्याएं बताने के लिए क्या करेंगे कि अगर इनके 2 से अधिक क्या करेंगे, 2 से अधिक इन संख्याओं के यदि 2 से अधिक गुणनखंड है तो ये संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 नंबर की संख्या देखो, इसमें से 13 को कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया 7 गुणा 11 प्लस 1, अंदर बच गया 7 गुणा 11 प्लस 1, तो 13 गुणा 7 को गुणा किया 11 से 77, 77 में 1 जोड़ दिया तो आ गया 78, तो इसको लिख दिया 13 गुणा 78। 78 क्या है, भाज्य संख्या है, इसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे 2 तो आ जाएगा 3, 9, 3 का भाग दिया 13, 1, तो इसको लिख देंगे 13 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसके हमें गुणनखंड मिल गए 13 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इस संख्या के हमें 2 से अधिक गुणनखंड मिल गए। कौन कौन सी संख्या, एक तो 13 है, एक 2 है और एक 3, अतः यह क्या है, एक भाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। क्या है, इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। अब बात करेंगे दूसरी संख्या की। दूसरी संख्या में क्या करेंगे, 5 को कॉमन लेंगे। 5 को कॉमन लिया तो यहाँ तो बच गया 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। क्या किया, 5 को कॉमन लिया, अंदर बच गई यह संख्या। अब इसको गुणा करेंगे 7 से 42 और 42 को गुणा करेंगे 4 से, कितना आ जाएगा 8, 16। 42 को 4 से गुणा करेंगे तो 168 आ गया। फिर 168 को गुणा करेंगे 6 से, 8 से 48, 80 की आ जाएगी 4, 36, 36 और 4 40, फिर से 80 की 4, 6 कम 6 और 4 10, कितना आ जाएगा 10, 8, 10, 1008। अब क्या करेंगे, इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 1008 के क्या करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो देखो यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है कि इसका एक तो गुणनखंड हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, एक है 5, एक है 5, तो इसके क्या होंगे 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। एक तो 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा। इसका मतलब यह संख्या भी कैसी है, अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर क्या है, वर्ताकार पथ है। इस प्रकार ये कोई वर्ताकार पथ है खेल के मैदान के चारों ओर। इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, सोनिया को तो लगते हैं 18 मिनट,
और इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक साथ एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? क्या कहा गया कि एक खेल के मैदान के चारों ओर क्या है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान में एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। यहाँ से इन दोनों ने चलना प्रारंभ किया, एक चक्कर लगाया और यहाँ पर पहुँचे तो सोनिया को तो लगे 18 मिनट, रवि को लगे 12 मिनट। अब ज्ञात करना है कि वे एक ही स्थान से एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, दोनों एक ही दिशा में एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वो दोनों इस प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखो, रवि चलेगा तो यहाँ से चलकर इस स्थान पर आने में कितना समय लगेगा? 12 मिनट। ये तो कितना समय लगेगा? 12 मिनट। जबकि सोनिया यहाँ से इस स्थान से चलकर इस स्थान पर वापस आएगी तो उसे लगेंगे 18 मिनट। कितने लगेंगे? 18 मिनट। 18 मिनट में रवि यहाँ से आगे आ जाएगा, क्योंकि रवि तो यहाँ पर 12 मिनट में ही पहुँच गया। इसलिए रवि जब 18 मिनट होगी तो रवि इस स्थान से क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा। इस स्थान से क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो ये दोनों जब इस स्थान पर मिलेंगे तो वह समय इन दोनों संख्याओं से क्या होगा? ज़्यादा होगा। इन दोनों समय से क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात करेंगे 12 और 18 का एलसीएम। 12 और 18 का क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 12 का एलसीएम हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 और 18 का हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3। इसको लिख दिया 2 की घात 2 गुणा 3। इसको लिखेंगे 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 2। एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? प्रत्येक अभाज्य संख्या में जो अधिकतम घात होती है उनका गुणनफल लेंगे। तो इसमें अभाज्य 2, इसकी अधिकतम घात है 2। अभाज्य संख्या 2 की अधिकतम घात कितनी है? 2। उसके बाद अभाज्य संख्या है 3, इसकी अधिकतम घात है 2। 3 की भी अधिकतम घात कितनी है? 2। इनका क्या करेंगे? गुणनफल करेंगे। 2 की घात 2 का मतलब है 4 और 3 की घात 2 का मतलब है 9। 2 की घात 2 का मतलब है 4 गुणा 3 की घात 2 का मतलब है 9। 4 को 9 से गुणा किया, आ गया 36। तो 36 मिनट बाद रवि और सोनिया इस स्थान पर मिलेंगे। क्या करेंगे? 36 मिनट के बाद रवि और सोनिया प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। फिर से समझना इस प्रश्न को। इसमें दिया गया है कि एक खेल का मैदान है, इसके चारों तरफ एक क्या है? वृत्ताकार पथ है। इस वृत्ताकार पथ में सोनिया को तो एक चक्कर लगाने में लगता है 18 मिनट। सोनिया को तो कितना समय लगा? 18 मिनट। रवि को लगा 12 मिनट। अब क्या, रवि और सोनिया एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। इस पथ पर एक ही दिशा में एक ही समय पर और एक ही इस वर्ताकार पथ पर चलना प्रारंभ करते हैं। एक ही स्थान एक ही समय पर क्या करेंगे? और एक निश्चित दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। अब यह पूछा गया कि यहाँ से चलने के बाद, यहाँ से दोनों ने चलना प्रारंभ किया और चलने के बाद प्रारंभिक स्थान पर दोनों कब मिलेंगे? अब देखो, रवि को कितना समय लगा? 12 मिनट। यहाँ पहुँचने में 12 मिनट लगा। और जब सोनिया इस स्थान से चलकर इस स्थान पर आएगी तो उसे लगेगी 18 मिनट। उसे कितना समय लगा? 18 मिनट। 18 मिनट में तो रवि इस स्थान से आगे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा। आगे आ गया तो इसका मतलब इन्होंने दूसरा चक्कर प्रारंभ कर दिया। दूसरा चक्कर प्रारंभ कर देंगे तो फिर कौन से किस समय पर? इसका मतलब पहले चक्कर में तो ये दोनों एक स्थान पर नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि जो समय होगा वो 12
मिनट और 18 मिनट से ज़्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम ज्ञात करेंगे तो इसका जो एलसीएम आ गया 12 को तो अभाज्य गुणन, सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करने के लिए इनको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के बाद इनमें जो प्रत्येक अभाज्य संख्या की जो अधिकतम घात का गुणनफल ही क्या होगा, एलसीएम होगा। इसमें अभाज्य संख्या 2 की अधिकतम घात है 2, इसमें और अभाज्य संख्या 3 की अधिकतम घात है 2। इन दोनों का क्या किया, गुणनफल किया। दोनों का गुणनफल किया तो कितना आ गया, 36 मिनट। क्या हो गया, 36 मिनट। तो 36 मिनट के बाद रवि और सोनिया प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।